देश में जिस हिसाब से कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक है। हालांकि तीसरी लहर में जान का खतरा कम है, मगर फिर भी तीसरी लहर की स्पीड ने देश को दहशत में डाल दिया है। एक्सपर्ट चेता रहे हैं कि ये खतरा 2 हफ्ते ज्यादा है। ये समय पहले से ज्यादा सतर्क रहने का है। ये समय पहले से ज्यादा एहतियात बरतने का है। ये समय खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखने का है। जी हां, समय ही ऐसा है। कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है। ये तीसरी लहर पहले से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रही है, इसलिए सावधान हो जाइए। अगले 2 हफ्ते अगर आपने सावधानी बरती तो मान के चलिए कि कोरोना के प्रहार से जरूर बच जाएंगे, क्योंकि आने वाले 10 दिन कोरोना का विस्फोट होगा। मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। जानकारों का यही मानना है, और ये मानना इसलिए है क्योंकि कोविड के आंकड़े डरा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति तो महाराष्ट्र और दिल्ली की है। एक नजर राजधानी दिल्ली के नए आंकड़ों पर डाल लीजिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,166 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में सिर्फ 24 घंटे में कोरोना से 17 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में टेस्ट कराने वाला और चौथा शख्स संक्रमित। यही हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कोविड तेजी से विस्तार ले रहा है। बात अगर यहां के आंकड़ों की करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 33,470 संक्रमित मिले हैं। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र पर कोविड का खतरा ज्यादा है, मगर मुंबई की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,648 संक्रमित मिले हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों ने दम तोड़ा। आंकड़ों को बताने का अर्थ आपको डराना नहीं है, बस सजग करना है, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि तीसरी लहर पहले की अपेक्षा मारक नहीं है। इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है तो हॉस्पिटल बेड्स की संख्या जो उत्तर प्रदेश में शायद 15-20 हज़ार अधिकतम की आवश्यकता पड़ेगी। भले ही तीसरी लहर का खतरा पहले ही दोनों लहरों की अपेक्षा कम मारक हो, मगर संक्रमण तो संक्रमण है, और कोरोना तो वैसे भी हर किसी के शरीर में अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि इस बात से लापरवाह मत होइए कि तीसरी लहर से खतरा कम है, क्योंकि जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनके लिए तो खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है और मुहाने पर खड़ा है। जो प्राइमरी जो डिजीज है, जैसे हमने पिछली बार देखा डेल्टा में सेकेंड वेव में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और जो बहुत ज़्यादा जो मरीज थे उनको वायरल निमोनिया हो रहा था और जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। इस बार वो स्थिति नहीं है। थोड़ी हल्के बीमारी के साथ ही ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, पर वो जो ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी और क्रोनिक डिजीज वाले, उन लोगों में निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है और हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है। ज़्यादा हमें तैयारी, पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयारी हमें करनी चाहिए और ऑलरेडी वी हैव द इनफ रिसोर्सेज। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें, सब जरूरी एहतियात उठा रही हैं। कई जगहों पर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। इसलिए अब बहुत जरूरी है कि लोग जिम्मेदारी समझें और कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि ये भूल बहुत महंगी साबित हो सकती है।
कोरोना के नियमों को मानते रहें, क्योंकि यही आपको कोविड से बचाएगा। आज तक ब्यूरो। प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बीता साल बिक्री के लिहाज से बेहद शानदार रहा था, लेकिन इस तेजी का फायदा 2022 में मिलने से पहले ही ओमिक्रॉन ने रियल एस्टेट सेक्टर को मायूस कर दिया। तीसरी लहर के असर से ग्राहकों के सेंटिमेंट्स बिगड़ने का डर डेवलपर्स को सता रहा है और इससे उबरने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर सरकार से राहत की मांग कर रहा है। कोरोना काल की पहली लहर के कहर के बीच 2020 में रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार पर ब्रेक लग गए थे, लेकिन 2021 ने रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से उबरने में मदद की और ये सेक्टर बिक्री में भारी बढ़ोतरी करने में कामयाब रहा। अब 2022 में प्रॉपर्टी मार्केट के प्री कोविड स्तर से बाहर निकलने के आसार थे, जिन पर ओमिक्रॉन का अटैक पानी फेर सकता है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार से टैक्स राहत की मांग की है। रियल एस्टेट सेक्टर की मांग है कि होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा होने के साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में बदलाव की भी मांग की है। रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि बीते कई वर्षों से बदलावों और चुनौतियों के बीच प्रॉपर्टी मार्केट ने काफी मुश्किलों का सामना किया है। ऐसे में रोजगार और जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान को देखते हुए सरकार को इस बार के बजट में रियायतों का ऐलान करना चाहिए। इम्पोर्टेंट डिमांड है जो इंटरेस्ट एग्जेम्पशन 2 लाख के कैप है, वो अगर बढ़ जाए 5 लाख हो जाए, क्रेडाई का जो मांग है, मेरे ख्याल से एक फर्दर बूस्ट मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर को और ऑफ टेक जो है टुवर्ड्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज और ज्यादा बढ़ेगा। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि जैसे तैसे पटरी पर लौट रहे प्रॉपर्टी मार्केट के लिए तीसरी लहर भारी नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे ग्राहकों के सेंटिमेंट्स कमजोर होंगे, जो बिक्री में गिरावट की वजह बनेंगे। ऐसे में अगर सरकार ग्राहकों के लिए टैक्स छूट समेत दूसरी सहूलियतों का ऐलान करती है तो फिर बिक्री को घटने से बचाया जा सकता है। प्रॉपर्टी मार्केट के जानकारों का भी मानना है कि वीकेंड कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लोगों को प्रोजेक्ट्स तक आने से रोकते हैं, जो घरों की बिक्री के लिहाज से सबसे ज्यादा खास दिन होते हैं। ऐसे में ग्राहकों को कर्फ्यू के चलते निकलने का मौका नहीं मिलता, जिससे वो कई बार घर खरीदने के इरादे को टाल देते हैं। गवर्नमेंट ने भी वीकेंड पे कर्फ्यू लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे जनरली लोग घर खरीदने के लिए जो वीकेंड्स पे निकलते हैं, वो निकलना कई बार रुक जाता है और घर खरीदने के डिसीजंस भी लोग टाल देते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सेंटिमेंट थोड़े नेगेटिव भी नजर आए। तो अगर गवर्नमेंट यूनियन बजट 2022 में इसको सही ढंग से इस पे ध्यान देती है, इस इंडस्ट्री के ऊपर, और पूरी मार्केट को उठाने के लिए मदद करती है, तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और इकोनॉमी की ग्रोथ को भी बढ़ाने में ये हेल्प कर सकता है। रियल एस्टेट जानकारों का ये भी कहना है कि आने वाले बजट में अफोर्डेबल और रेंटल हाउसिंग पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके साथ फंसे हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लिक्विडिटी मुहैया कराने के इंतजाम किए जाने चाहिए। आदित्य के राणा, आज तक। बात करते हैं किस तरह से महानगरों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। देश के 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में अगले 5 दिन कोरोना के खतरे के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि इन्हीं दिनों में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। दोनों शहरों में हालात विस्फोटक हैं। दिल्ली में 19,166 मामले सामने आए और संक्रमण दर 25% हो गई। उधर मुंबई में भी 24 घंटे में 13,648 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। जिस दिल्ली में पाबंदियों के बावजूद कोरोना की सुनामी अपने शिखर की तरफ बढ़ रही है, वहां अगले 5 दिन क्यों चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। जिस दिल्ली में लापरवाहियों के बीच कोरोना की संक्रमण की दर सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही हो, वहां पर तीसरी लहर का पीक कब आ सकता है।
जिस दिल्ली में संसद भवन से लेकर दिल्ली पुलिस में कोरोना वायरस बम बनकर फूट रहा है, उस दिल्ली में आगे क्या होने वाला है? कोरोना की तीसरी लहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं बच सके। रविवार को ठीक हुए तो उन्होंने दिल्ली वालों को बताया कि राजधानी में कोरोना अभी कंट्रोल में है और वो लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहनने की शर्त रखकर केजरीवाल ने जिस लॉकडाउन का विकल्प खुला रखा, उस दिल्ली में कोरोना की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। जब दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए, तब वो वही गलती दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पहली और दूसरी लहर में की थी। दिल्ली की ऐसी तस्वीरों को जानकार लॉकडाउन का रेड सिग्नल बताते हैं और मानते हैं कि दिल्ली पर आने वाले 5 दिन भारी पड़ सकते हैं। इसकी पहली बड़ी वजह राजधानी में दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ते इस महामारी के आंकड़े हैं। दिल्ली में 1 जनवरी को कोरोना के 2716 मामले थे, जो 5 जनवरी तक 10,665 हो गए। इसके बाद 6 जनवरी को ये 15,097, 7 जनवरी को 17,335, 8 जनवरी को 20,181, 9 जनवरी को 22,951। ओमिक्रॉन को लेकर बनी गलत धारणा कहें या फिर कोरोना के नियमों को लेकर दिल्ली में लोग कोरोना को न्योता देते दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस में कोरोना बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर चुका है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा जवान संक्रमित हो गए हैं। इसमें एडिशनल कमिश्नर और पीआरओ चिन्मय विस्वाल भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालत ये है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भी कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बकायदा दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाया है, जो वक्त वक्त पर तमाम पुलिसकर्मियों की हेल्थ की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के तमाम पुलिसकर्मियों को पहले ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की तरह कोरोना संसद भवन के 400 कर्मचारी पहले ही कोरोना की चपेट में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के साथ 250 से ज्यादा स्टाफ कोरोना की गिरफ्त में है। दिल्ली की जेलों में भी कोरोना की मार पड़ी है। 46 कैदी और 43 जेल स्टाफ अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के विस्फोट की सबसे बड़ी वजह राजधानी में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है। 1 जनवरी को दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की दर 2.55% थी, जो 5 जनवरी को बढ़कर 6.43%, 9 जनवरी को 23.5% और 10 जनवरी को 25% हो गई। यानी दिल्ली में टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है। दिल्ली का यह हाल तब है जब सरकार की तरफ से लगातार संक्रमण की दर को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा चुका है, लेकिन ये पाबंदियां कोरोना को बढ़ने से नहीं रोक पा रही। अब सवाल उठता है कि इस दिल्ली में तीसरी लहर का पीक कब आ सकता है, यानी वो तारीख कब आएगी जब कोरोना की सुनामी अपने चरम पर होगी। कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल सूत्र मॉडल के आधार पर कहते हैं, कुछ प्रिलिमिनरी, जैसे मैंने कहा, अंदाज हमारा ये है कि इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। उसके बाद तेजी से संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। हमारा अंदाज ये है कि तेजी से इस महीने के बाद नीचे आएगी और मार्च के मध्य तक वेव लगभग समाप्त हो जाएगी। और जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहाँ पे कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए, तो वहाँ इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में, यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी। तो प्रोफेसर अग्रवाल की माने तो जनवरी के मध्य में दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है और तब 50 से 60 हजार केस रोजाना आ सकते हैं। ये कितनी गंभीर बात है उसे आप इसी बात से समझिए कि पहली लहर में दिल्ली में सबसे ज्यादा 11 नवंबर 2020 को 8,593 केस आए थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 20 अप्रैल 2021 में 28,395 पहुंच गया था। लेकिन इस बार इसके 50 से 60 हजार के लेवल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जो दूसरी लहर से 2 गुने से ज्यादा है। दूसरी लहर में कोरोना ने देश और दिल्ली में कैसे हाहाकार मचाया था, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसी हाल मुंबई के भी हुए थे, जहां आज कोरोना की संक्रमण की दर दिल्ली से भी ज्यादा है। इस तरह दोनों ही महानगरों में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और संक्रमण की दर आसमान छू रही है। राहत की बात बस इतनी है कि अस्पताल जाने की नौबत कम मरीजों को ही आ रही है। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया।
तो इस लहर को भी हम लोग पार पालेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना। पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा। सरकारें भले ही कहें कि लोग घरों पर ही ठीक हो रहे हैं और लोगों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में धीरे धीरे ओमिक्रॉन संक्रमितों का अस्पताल में भर्ती होना बढ़ता जा रहा है। इसलिए WHO लगातार भारत जैसे देशों को ओमिक्रॉन से सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, जहां इस वेरिएंट को हल्का मानकर लोग बैठ गए हैं। नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पिछले 8-9 दिन से ही देखें तो ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स हो गए हैं। कहाँ 200-300 जैसे दिल्ली में शुरू हुए थे, कहाँ 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो इसी तरह महाराष्ट्र में, बॉम्बे में भी यही, मुंबई में भी यही स्थिति है। सो ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक पीक आने वाली है जनवरी में। और मैं आशा करता हूँ जैसे जो साउथ अफ्रीका में हुआ था इस पर्टिकुलर स्ट्रेन में, सीधा ऊपर गई थी और सीधा ही नीचे आई थी, ऑलमोस्ट वर्टिकल थी। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली ऊपर गई है, आई होप फॉर्चुनेटली वो नीचे भी आए और सडन फॉल भी हो, स्टीप हो। और अभी तो केसेस काफी आ रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना असंभव नहीं है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिल्ली से पंकज जैन, कुमार कोणा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली मुंबई की तरह कोलकाता भी कोरोना की चपेट में है। अगर देश की बात करें तो पिछले 5 दिनों में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसकी चपेट में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी आए हैं। कम से कम 5 राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, रोहतक, पुरुलिया और मुंबई, देश के इन शहरों में डॉक्टरों को कोरोना संक्रमित कर चुका है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर डॉक्टर ही बीमार पड़ गए तो फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा। सबसे पहले दिल्ली चलिए, जहां पर कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस महामारी की चपेट में आने वालों में वो डॉक्टर भी शामिल हैं, जिनके कंधों पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। दिल्ली के 614 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। एम्स में 300 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर, तो सफदरजंग में कोरोना से बीमार होने वाले डॉक्टर 165 हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 90 मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में है, तो जयप्रकाश लोकनायक हॉस्पिटल में अब तक जूनियर डॉक्टर समेत 29 लोगों को कोरोना हो चुका है। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कोरोना से बच नहीं पाए हैं। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए डॉक्टरों के बीमार होने की बढ़ती संख्या बहुत चिंताजनक है, क्योंकि फिलहाल भले ही लोग घरों में ठीक हो रहे हों, लेकिन अगर दिल्ली के बुजुर्गों की तबीयत कोरोना की वजह से घर में बिगड़ी तो उनके इलाज में भारी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। हरियाणा के रोहतक में PGIMS के 50 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करते हुए खुद इस महामारी के चंगुल में फंस गए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 4 दिनों में 50 डॉक्टरों के बीमार होने से अस्पताल प्रशासन को मरीजों के लिए OPD बंद करनी पड़ी है। हेल्थ केयर वर्कर जो है हमारे काफी पॉजिटिव आए हैं। कल तक हमारे पास 31 हेल्थ केयर वर्कर आए थे, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही थे। आज फिर जो है 26 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं और 18 हेल्थ वर्कर जो है और पॉजिटिव आए हैं अभी, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही हैं। तो हमारे ऑब्वियसली हेल्थ वर्कर थे जो एक्सपोजर हुए हैं इनके OPD के दौरान, या जो आ रहे हैं अभी इतना एकदम जो है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। इन्हीं को देखते हुए आज हमने डिसीजन लिया है कि अब जो है, हम पहले तो OPD कर्टेल करी थी, अब हम OPD बंद करने जा रहे हैं। तो 4 डिपार्टमेंट को छोड़ के जो जिसमें कोविड के पेशेंट आते हैं, जैसे गायनी है और जो मेडिसिन है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन है और पीडियाट्रिक्स है, इन डिपार्टमेंटों को छोड़ के, और इन डिपार्टमेंटों में भी हमने रिस्ट्रिक्टेड रखा है, 300 नंबर रखा हुआ है। हमारी इलेक्टिव OTs हैं
वो भी हमने बंद कर दी है सभी डिपार्टमेंट्स की। पश्चिम बंगाल में देश में सबसे ज्यादा संक्रमण दर देखने को मिल रही है। यहाँ कोरोना अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कोलकाता की तरह राज्य के पुरुलिया जिले में भी कोरोना बहुत तेजी से पैर पसारने में कामयाब हुआ है। यहाँ पर 18 डॉक्टर, 7 नर्स और 6 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी डॉक्टर बड़ी संख्या में कोरोना से बीमार हो रहे हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव 460 डॉक्टरों का अलग अलग अस्पताल में इलाज हो रहा है। देश कोरोना की अभी तक की सबसे खतरनाक लहर का सामना कर रहा है। पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले 1,70,000 से 1,80,000 के करीब जा चुके हैं। आने वाले दिनों में जानकार कोरोना के और भी ज्यादा घातक होने की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का बीमार होना देश के लिए वाकई में बहुत बुरी खबर साबित हो सकता है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से बचने में वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश में बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार का भी जोर वैक्सीन पर ही है, मगर चिंता की बात यह है कि देश में बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसे अब तक दूसरी डोज ही नहीं लगी। ऐसे लोगों को खतरा ज्यादा है। कोरोना की नई लहर जब विकराल रूप लेती जा रही है, दिल्ली, मुंबई समेत तमाम शहरों में लोगों को अपना शिकार बना रही है, तो ऐसे खतरे भरे हालात के बीच कोरोना वैक्सीन को लोगों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है। बढ़ते संकट के बीच कोरोना वैक्सीन की अहमियत क्यों बढ़ गई है, इसे समझने के लिए पहले आंकड़ों के आधार पर कोरोना महामारी का अध्ययन करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल का ये बयान सुनिए। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको वैक्सीनेशन करने की, क्योंकि इस बार बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो भी लोग की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, लगभग सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम स्वयं अपना ध्यान अच्छे से रखें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। साफ है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, अगर वो महामारी की नई लहर की चपेट में आ भी रहे हैं, तो उनमें से ज्यादातर को अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यही वजह है कि रविवार को कोरोना के हालात पर हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जोर वैक्सीनेशन पर ही दिया है। बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि देश में मिशन मोड में वैक्सीनेशन किया जाए। इसके साथ ही पीएम ने बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को तेज करने को भी कहा। पीएम मोदी के इस निर्देश के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की जीवन पर खतरा कम से कम हो, क्योंकि जानकार ये मानते हैं कि करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी कोरोना का अब तक कोई रामबाण इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। एक बात तो हमको मान के चलना है कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो डेल्टा था, चाहे वो उससे पहले वेरिएंट था और या अब ओमिक्रॉन है, हर एक में प्रिकॉशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम कहते हैं। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, अपना मास्क लगा के रखें एंड वैक्सीनेशन की जिस तरह से चल रही है वैक्सीनेट करें। बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी भी अगर कोई कहीं रामबाण है किसी बीमारी के लिए तो अभी तक आया नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जिसको हम कर रहे हैं जो प्रयोग के हिसाब से हैं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल रही है, लेकिन अगर ये कहीं पूरा 100% ठीक करेगा तो अच्छा है नहीं। इसलिए प्रिवेंशन ही है जो हमको बचा पाएगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 152 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और देश में 63% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़े भी यही बताते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों में वैक्सीन लगवा चुके लोगों के मुकाबले संक्रमण का खतरा 10 गुना ज्यादा है, जबकि मौत का खतरा 20 गुना ज्यादा है। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने पर जोर दे रहा है, ताकि अगर आने वाले दिनों में संकट बढ़ता है तो लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।
जिस तेजी से देश में कोरोना के केस बढ़े हैं, उसमें आने वाले कुछ दिनों में भी और उछाल की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका का जो हमने प्रारंभ में आकलन किया था, जब भारत का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो हम ये मान के चले थे कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में हुआ वैसे ही भारत में होगा, और उसके अनुसार कुछ प्रोजेक्शन किए थे। लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है, और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि अस्पतालों में बेड बेहतर किए जाएं। इसके साथ ही मरीजों से इलाज का ज्यादा खर्चा न वसूला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोरोना संकट पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बातचीत के दौरान भी उन राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने पर चर्चा हो सकती है जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, ताकि वैक्सीनेशन की गति बढ़ाकर लोगों पर कोरोना का खतरा कम किया जा सके। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।